सम्मानित विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे कसौली के विधायक सम्मानित विनोद सुल्तानपुरी जी, थोड़ा जूम आउट कर, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी, हमारे बस जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के बहुत ही दूर कर दिया। अध्यक्ष मुकेश जी, सुरेंद्र सेठी जी, रमेश ठाकुर महासचिव, कुशल जेठी जी प्रवक्ता, चमकौर मल्होत्रा जी, उषा शर्मा मेयर जी, अजय चौहान सेक्रेटरी डीसीसी, सरदार सिंह पार्षद जी, संगीता ठाकुर पार्षद जी, पूजा पार्षद जी, ईशा पार्षद जी, विजय ठाकुर पार्षद जी, जटिल सानी डायरेक्टर एचपी सिविल सप्लाई, राहुल ठाकुर जी जो कि पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, रोहित शर्मा जी, रोशन ठाकुर जी, मनमोहन महिला कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस अनुराग शर्मा सेवा दल के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित प्रदीप सूर्या जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण और सोलन के दूर दराज क्षेत्रों से आए सभी बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथी, एक लंबे अंतराल के बाद मेरी यहाँ पहली मीटिंग है और मेरा मानना है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी हमेशा जनता के बीच रहते हैं और आपकी आवाज मेरे पास पहुंचाते हैं, विधानसभा में उठाते हैं और आपकी सेवा में जो कार्य करने का दायित्व इनके कंधों पर आपने देख रखा है, उसको बाखूबी निभाते हैं। 1 वर्ष पहले जब हमारी सरकार बनी, हमने आम जनता की सरकार का नीतियों को आगे लाने की कोशिश की। सरकार बनने के बाद एक परंपरा होती है कि सभी उच्च अधिकारियों की आपके सामने बैठक होती है, उच्च अधिकारी आपके सामने प्रस्तुति देते हैं और जब आर्थिक मोर्चे की बैठक, आर्थिक संबंधों से संबंधित जब बैठक हुई तो मेरे सामने जो आर्थिक लेखा जोखा रखा गया, उस समय प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं थी, बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती थी और उस आर्थिक चुनौती का सामना हमें मिलजुल कर करना था। दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी हमारे पास जो हमारी ट्रेजरी होती है, जो हमारा खजाना होता है, उसमें पैसे की कमी होती जा रही है। हमने फैसला किया कि आने वाले समय में अगर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है तो पुरानी व्यवस्था को बदलना होगा, पुराने नियमों को बदलना होगा और नई दिशा और नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अभी हम आर्थिक मोर्चे पर सब धीरे धीरे सफलता प्राप्त ही कर रहे थे। प्रदेश की ऐसी ऐतिहासिक आपदा इस प्रदेश में आई जो हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। हमने उस चुनौती का भी सामना युद्ध की तरह किया और मुझे खुशी है जब प्रदेश में यह आपदा आ रही थी, उस समय जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा को, चुनौती को लड़ाई ना मानकर युद्ध की तरह लड़ रहे थे। धीरे धीरे जब मैं हर जिला में गया, आपदा प्रभावित परिवारों से मिला, आपदा प्रभावित परिवारों के चेहरे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी आशा छोड़ दी है। वो मेरे साथ गले लिपट कर मिलते थे, कहते थे कि बड़ी मुश्किल से हमने एक अपना पक्का घर बनाया, इस आपदा ने वो घर हमसे छीन लिया। जिस रात को वो उस घर में सोया करते थे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अगले सुबह उनको ये क्या पता नहीं था कि ये भारी बारिश उनके घर को भा ले जाएगी और अगले सुबह वो भारी घर उनका बह गया और वो सड़कों पर आ गया। चुनौती बड़ी थी, लेकिन उस चुनौती का सामना हमने किया और मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम आपका घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। और उस समय मैं शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था
रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाता था, और 1 बजे के करीब भी हम चर्चा सभी अधिकारियों से करते थे। अगले दिन फिर पता लगता था कि आज इस जिला में आपदा ने भारी तबाही मचाई है। इतिहास की ऐसी तबाही हमने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखी। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पशुशालाएं उजड़ गए। जब मैं अधिकारियों के साथ उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की बात करता था तो कानून उसके बीच अड़ंगा अड़ा देते थे। कहते थे कि सरकार के हिसाब तो सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलेगा। मैं पूरी रात बैठ के उस कानून की किताबें पढ़ता था और सोचता था कि किस प्रकार से ये जो आम परिवार के लोग, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, इनकी मदद की जाए। और हमने उन आपदा प्रभावित परिवारों को बचाने के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया। तकरीबन 16,000 घर इस बारिश से नुकसान हुए। केंद्र से हमें कोई मदद नहीं मिली। हम चीखते रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री के पास गया, मैंने कहा गुजरात की तर्ज पर हमें मदद दीजिए, उत्तराखंड की तर्ज पर हमें मदद दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। फिर उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की बात थी। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज निर्धारित किया और तकरीबन आज उन 16,000 परिवारों को पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपया दे दिया गया है। और जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर है, जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर है, उनको 1 लाख रुपया दे दिया गया। वो अभी खुशी से अपना घर बना रहे हैं। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता पूरा हमारा परिवार है, हमारा परिवार के सदस्य है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। समस्याएं हमारे पास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कहा कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा नहीं कहा। उस समय कोई चुनाव नहीं थे। 1,36,000 परिवार जो एनपीएस में थे, एनपीए में थे। मैंने कहा कि बुढ़ापे में इन्हें भी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। कल को परिवारों का विघटन हो रहा है, बुजुर्ग घर में रह जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई अशोर्ड इनकम नहीं होगी, अशोर्ड आय का साधन नहीं होगा, तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? और जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में जहां भी विकास हुआ है, चाहे वो स्कूल बना, चाहे वो अस्पताल बना, चाहे वो सड़क बनी, इन सरकारी, चाहे वो शिक्षा के संस्थान में पढ़ने वाले अध्यापक हो, इन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने इस क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, आम परिवार से उठकर राजनीति करने आया हूं। धीरे धीरे 30 साल का संघर्ष करने के बाद मैं जीवन में कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन मुझे जब कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का पद सौंपा तो मेरे मन में एक ही उद्देश्य था, एक ही प्रेरणा थी कि हिमाचल के आम परिवार के लोगों की, हिमाचल के आम जनता की, हिमाचल के गरीब परिवार की पीड़ा जो मेरे दिल में थी, उससे मैं उनकी सेवा करूं। और आज मैं उस सेवा में आगे बढ़ते रहने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी तरह से इस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते, लेकिन ऐसे समय षड्यंत्र रचा जब जनता के बल बोर्ड पर वो चुनाव नहीं जीत सके, तो धन के बल से उन्होंने विधायकों की जो खरीद फरोख्त की, आज वो विधायक इस दरवाजे से उठकर दूसरे दरवाजे में जा रहे, ऋषिकेश के ताज होटल में बैठे। 10 दिन से उन्हें अपनी जनता की सुध नहीं है, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े होते हैं और कुछ लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए दिन प्रतिदिन होटल में जाकर घूमते नजर आ रहे हैं। हम फिर भी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और जो
जब 5 साल जब हमारी सरकार चलेगी, हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम कहेंगे कि 5 साल में हमारी सरकार ने आपके लिए ये कार्य किया है, आप हमें दोबारा चुनने का मौका दे या ना दे, लेकिन जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है। आज हम जब 14 महीने के अपने कार्यकाल का हिसाब देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, एक आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। कितने ऐसे गांव में बैठे हुए किसान हैं, 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है। हम शहरों में अब रहने शुरू हुए, 90% अभी भी हम गांव में रहते हैं। और गांव में रहने वाले किसान के मन में क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, मैं जानता हूं। तो मैं देखता था कई बार उनकी जमीन का तकसीम होना है, कई बार उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, पटवारी साहब तक नहीं मिलते थे, इंतकाल तक करने के लिए पटवारी नहीं मिलते थे। हमने राजस्व कानून बदल दिया और उस राजस्व कानून की मदद से आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90,000 परिवारों का इंतकाल हुआ और 7,000 लोगों की तकसीम हुई। ये कांग्रेस की आम पार्टी की, ये कांग्रेस की आम आदमी की सरकार है। हम तो 30 साल संघर्ष करते रहे। मैं छात्र जीवन में था तब भी एनएसओ का मैं प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। युवा जीवन में आया, युवा कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। सत्ता की भूख हमें नहीं थी, हमें सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन ये कुर्सी आप लोगों की है। इस कुर्सी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपका दर्द जानता है, आपकी पीड़ा जानता है, आपके हर प्रकार से उस दर्द को बांटने की कोशिश कर रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 40 साल से ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है। एक सरकार आई, दूसरी सरकार चली, रूटीन से गवर्नमेंटें चलती। एक पुराना ढंग था, आगे 5 साल बाद जनता ने बदल दिया। हम उसके लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े होटलों में चले। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही है जो आज हमारी ईमानदारी और पारदर्शी सरकार को गिराने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके आप बैकग्राउंड देखिए, पिछला इतिहास देखिए कि वो किस प्रकार धनबल के बलबूते पर राजनीति कर रहे हैं। और धनबल किसका? आप लोगों का है। आप जानते हैं, जब मैंने दूसरा बजट प्रस्तुत किया, हमने एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, उस भ्रष्टाचार में जो आपके पिछले दरवाजे से बाहर जा रहा था, मैंने उस दरवाजे को बंद किया। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, रिन्यू होता था, हर साल शराब के ठेके रिन्यू हो जाते थे, सिर्फ आय 10% बढ़ती थी, यानी कि 160 करोड़ है। हमने शराब के ठेकों की नीलामी की और 500 करोड़ रुपए की आय आप लोगों के लिए राजस्व अर्जित किया। कई और प्रकार से हमारी चोरी हो रही थी, मैंने उन दरवाजों को भी बंद किया। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे को प्रलोभन देने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम उन प्रलोभनों के लालच में नहीं आए। हमने कहा ये जनता का पैसा है, हिमाचल के गरीब आदमी का पैसा है, हिमाचल के किसान का पैसा है, हिमाचल के दुकानदार का पैसा है। इस पैसे पर हिमाचल की जनता का अधिकार है। इसको हम लूटने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं, हम इसको बचाने के लिए और जनता की सेवा के लिए सत्ता में बैठे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ, दूसरे बजट में क्या थी? उस बजट से पहले राज्यसभा का चुनाव था। राज्यसभा के चुनाव में हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस हाथ के निशान पर वो लोग चुनकर आए हैं, जिस पार्टी को हम मां का दर्जा देते हैं, उस पार्टी को, उस मां को आप धोखा दे देंगे। और देखिए 26 तारीख को, 27 तारीख की वोटिंग के बाद वो विधानसभा आते हैं। विधानसभा आने के बाद हमने सोचा चलो गलती की है, बैठेंगे विधानसभा सत्र में। डर इतना कि सड़क के रास्ते से नहीं आ रहे, 2 हेलीकॉप्टर वहां आते हैं, सीआरपीएफ की 2 बसें उनको लेकर आती है। विक्रमादित्य जी कह रहे थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए,
बाई ईयर आए और बाई ईयर आने के बाद सिर्फ 1 घंटे के भीतर अनाडेल से बाई ईयर चले गए। कौन उनको संरक्षण दे रहा है, कहां से उनका पैसा खर्च हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। अभी ललित होटल है पंचकूला में 5 स्टार, उसमें 75 लाख इनका 10 दिन में रहने का खर्चा आया है। अब ऋषिकेश के जिस तरह गडरिया ले जाता है ना अपनी भेड़ों को कि इस स्थान से नहीं दूसरे स्थान पर ले जा रहे, उस तरह भेड़ों की तरह उनको ले जाया जा रहा है। आप बताए गए, आप चुन गए, आप चुनकर आए हैं, लेकिन आपने अपनी अंतरात्मा से नहीं, अपने धन आत्मा से आपने वोट किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, हमें राजनीति में भी स्वच्छता लानी है, शुचिता लानी है, और हम इस राजनीति में स्वच्छता और शुचिता के लिए कटिबद्ध हैं। जिस ख्वाब को वो पाल के रखे वो पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि ये जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। और ये जनता और आम लोगों की सरकार, और जब जनता उसके खिलाफ खड़ी होती है तो कोई भी दल कितना भी बड़ा हो वो क्रांति का रूप लेता है। मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था 28 तारीख को, 27 के बाद 28 तारीख को बजट प्रस्तुत करना था, उस समय इन लोगों ने प्रयास किया कि हमारी सरकार किसी न किसी रूप से गिर जाए। मेरे टीवी देख नहीं रहा था, हम विधानसभा के अंदर बैठे थे और विधानसभा के अंदर हल्ला चल रहा था। एकाएक खबर आई कि मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा मैंने तो इस्तीफा दिया नहीं, मैं तो अभी अंदर बैठा हूं। इस्तीफा देंगे जब हमारी गरिमा पर बात आएगी, हिमाचल की अस्मिता पर बात आएगी। बैठा, मैं बाहर आया, मैंने कहा हम हारने वाले नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य अनेकों बार असत्य से टकराता है, बार बार असत्य का सामना सत्य से होता है, लेकिन जीत सत्य की होती है। हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस सत्य की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं तो दोनों हाथ खड़ा करके करिए। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सत्ता की कुर्सी की भूख उन लोगों को होती है जो सत्ता के सहारे राजनीति करते हैं। हम लोग तो संघर्ष के सहारे राजनीति करते हैं। मैं कोई पहली बार विधायक नहीं बना, मैं 26 साल की उम्र में काउंसलर बन गया था, तब से लेकर आज तक राजनीति कर रहा हूं। कभी सत्ता की भूख के सहारे मैंने कभी राजनीति नहीं की, मैंने संघर्ष की राजनीति का दामन थामा है और संघर्ष की राजनीति करके आज मैं मुख्यमंत्री एक आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो कई सत्ता सुख और सत्ता को हटाने वाले लोगों के मन में ये बात नहीं आती है। वो सोचते हैं कि ये एक आम परिवार का व्यक्ति, एक किसान का बेटा, एक कर्मचारी का बेटा इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठ गया। उसको हटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, लेकिन जब जनता साथ हो तो इस प्रकार के षड्यंत्रों का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा। मैं दूसरा बजट की बात कर रहा था। दूसरे बजट में क्या योजनाएं थी? मैंने अधिकारियों से कहा ये 2200 करोड़ रुपया हम जनता को बांटेंगे, ये कोई सुख सुविधाओं के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। बजट बना, रात के 1-2 बजे मैंने कुछ योजनाओं का अमली जामा पहनाया। बजट के लास्ट दिन भी मेरे पास एक योजना रहेगी। मैंने कहा कि जो हमारी विधवा बहनें हैं, जो विधवा माताएं हैं, इन विधवा बहनों के बच्चों को भी कई बार बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण इधर उधर झांकते रहते। हमने उनके लिए एक और योजना लाई। पूरी विधवाओं का जब हमने डाटा देखा तो 1,15,000 के करीब विधवा महिलाएं हैं जिनके कई छोटे बच्चे हैं। हमने कहा 0 से 27 साल तक, यानी कि पैदा होने के बाद से 27 साल तक उन बच्चों की सभी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वो
कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में जाए, ये दर्द हमने उन माताओं और बहनों के लिए इस बजट में दिया। यही नहीं, पहले बजट में हमने उन अनाथ बच्चों के भाव को समझा, उन अनाथ बच्चों के जिन्होंने अपनी माता को खो दिया, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, और उनके मन में एक इच्छा हमेशा दबी रहती थी, एक भाव हमेशा जो उभरने की कोशिश करता रहता था लेकिन व्यक्त नहीं हो पाता था। हमने उस भाव को समझा और उस भाव को समझने के बाद हमने उनके लिए एक योजना लाई, जैसे कि डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने कहा, हमें उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज कोई भी अनाथ बच्चा जो अपनी माता को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, अगर शिक्षा के स्तर में कहीं भी जाना चाहता है, उसकी पूरी फीस सरकार उपलब्ध करवाएगी। और जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को जब हम कॉलेज में एडमिट करवाते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, इंजीनियरिंग में भेजते हैं, मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं, जेब खर्चा पॉकेट मनी देते हैं, हमारी सरकार ने उनको 4000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पॉकेट मनी भी हर महीने देने का उसको कानून में प्रावधान किया। और यही नहीं, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बाहर ले जाने के लिए साल में एक बार कभी गोवा कभी केरला ले जाने के लिए हमको उनको अपने साथ ले जाने के लिए बाहर ले जाते हैं, हमने कहा ये बच्चे भी बाई ईयर जाएंगे और 3 स्टार होटल की फैसिलिटीज में रहेंगे, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि आज हमारे माता पिता नहीं, ये सरकार हमारी माता पिता है। ये दर्द इस सरकार की सोच का नतीजा। तो ये चीजें आपके लिए हैं। 70 साल से ऊपर जो भी बुजुर्ग है इस बजट में, 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग है, उसकी सारी उसके बीमारी संबंधी सभी बीमारियों का इलाज हिमाचल प्रदेश की सरकार मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। ये बुजुर्गों के लिए जितनी गरीब महिलाएं विडो है, उनकी आय का हमने लिमिट को बढ़ा दिया, 2.5 लाख कर दिया, और कहा कि इसको 3 लाख रुपए, जो छोटे से घर में रहती है उसको 3 लाख रुपया मकान बनाने का हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद सभी सरकारी कर्मचारी हमारे हम पास मिलने आए। आर्थिक तंगी थी, लेकिन हमने अच्छा वित्तीय प्रबंध करके सरकारी कर्मचारी को 4% डीए की किस्त भी दी। और जितने पुलिस वाले भाई हमारे खड़े हैं, इन पुलिस वाले भाइयों को 210 रुपए मिलते थे डाइट मनी के। मैं भी बार विधानसभा में करता था कि 210 रुपए मिलते हैं। मेरे पास अधिकारी कागज लाए, 210 से 400 कर दो। मैंने बोला कितने साल से 210 मिल रहे? कहते जी 10 साल से 210 मिल रहे। फिर 400 के बाद 600 कर दो। मैंने बजट के 4 बजे सुबह उठकर मैंने वहां 1000 रुपए कर दिया और 210 से 1000 रुपया डाइट मनी पुलिस वालों को दी। क्योंकि ये पैसा आपका है। हिमाचल कर्जे के नीचे गलत नीतियों के कारण गया। हिमाचल कर्जे के नीचे गलत नीतियों के कारण गया। जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो गलत नीतियों के कारण इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया। हम सही नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को ये नीतियां पसंद नहीं आई। कुछ खनन माफिया राजनीतिक दरवाजे से एमएलए बन गए। जब आपदा आई तो मैंने खनन पर प्रहार किया। 100 करोड़ का घोटाला हमारे सामने आया, और आज जो विधायक बनकर गए हैं वो बड़े बड़े खनन माफिया हैं। हम कहना चाहते हैं ये जो खनिज है, ये जो खनन है, इस पर भी आपका अधिकार है। ये अधिकार आप लोगों को मिलना चाहिए, और हमने उस अधिकार को लोगों में बांटने का काम करना है, ना कि अपनी छोलियां भरने का काम करना है। आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो हमने 1500 रुपया अपनी माताएं और बहनों को देने की गारंटी को पूरा किया, वो सब हम भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करके अपनी बहनों को देंगे, अपनी माताओं को देंगे, अपने सभी लोगों को देंगे। और 1 अप्रैल 2024 से ये वित्तीय जो साल है, इसके फॉर्म भर दिए जाएंगे और मई में उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने मेरे भाषण में आपने कई बार सुना होगा, मैंने कहा कि 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था को हम पटड़ी पर लाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार आंखें मूंद करके चलाई, हम आंखें खोलकर जो धन कमा रहे और जनता के बीच बैठ रहे हैं, और 2032 तक आप गर्व महसूस करेंगे, आप गौरव महसूस करेंगे कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। चुनौतियां आती है राजनीतिक जीवन में, इन चुनौतियों से हम घबराने वाले नहीं हैं। मेरे जीवन भर का संघर्ष तो चुनौतियों से भरा पड़ा है। मैं संघर्ष की तपिश से और चुनौतियों से कभी जीवन में घबराया नहीं है, और ये भी चुनौती है, हम 5 साल अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा करेंगे, ये भी दावा है। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में चोर दरवाजे से भ्रष्टाचार करके सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्तियां की है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। मुझे पता लगा, बेटे बेटियां मेरे पास आई, रात के 11 बजे मुझे मिली, मैं ऑफिस में था कि मैं 90% नंबर लेने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पा रही हूं। मेरा रिटर्न का इतना अच्छा टेस्ट हुआ कि मुझे रिटर्न में तो पास होना ही चाहिए था। मैंने फरवरी 2023 में इंक्वायरी उठाई, जार गुना, और पता लगा कि जो बेटियां और बेटे मेरे पास रात के 11 बजे आए थे, सच में उनके साथ धोखा हो रहा था। उन युवाओं के साथ जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने पेपर पास करने की कोशिश की, उनके पेपर पास नहीं हो रहे थे, और जो 5 लाख रुपया बेचकर पेपर ले रहा था, जिसको का घा लिखना भी नहीं आता था, वो आदमी सिलेक्ट हो रहे थे। हमने उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। भारतीय जनता पार्टी के समय से गोरखधंधा चल रहा था, उन्होंने आंखें बंद करके रखी, और हमने उस भ्रष्टाचार के सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया, ताकि जो गरीब माँ बाप का योग्य बच्चा है वो उसमें सरकारी नौकरी में आ सके। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए भी है। हमारी लड़ाई जनता के बल से धन बल को हराने की भी लड़ाई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं कि हम 5 साल आम लोगों की सेवा कर सके। आज किसान की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गांव में रहने वाला जो एक गाय, एक पशु पालकर रहता है, हमारे सभी बुजुर्ग गांव में रहते हैं, हमारी माता गांव में रहती है, किसान है, उसको अगर उसने कोई पशु गाय रखी है, तो हमने कहा कि आपसे सरकार गाय का दूध 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। अगर आप 50 रुपए बाजार में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। ये योजना अभी धरातल पर आएगी, और धीरे धीरे हमारा गांव का जो किसान है वो भी आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि 90% जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें इस प्रकार की योजनाएं लानी पड़ रही है। यही नहीं, प्राकृतिक खेती में आप जानते हैं शिक्षा के स्तर पर आप कौन से स्तर पर पहुंच गए हैं, जो क्वालिटी है, जो कि गुणात्मक शिक्षा में आप कौन से स्तर पर है प्रदेश में, देश में। शिक्षा का स्तर इतना नीचे हो गया। स्कूल खोलना मकसद नहीं है। अगर आप सोचते हैं स्कूल खोल दो बच्चे आ जाएंगे, अगर उसमें गुणात्मक शिक्षा ही ना मिले तो ऐसे स्कूल खोलकर क्या फायदा है। 18वें स्थान पर पहुंच गया गुणात्मक शिक्षा में। मैंने बैठकें की, शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से बैठक की। मैंने पाया कि बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, तब तो हमारे पास बैठने के लिए टाट हुआ करती थी, 8वीं में बैच मिलते थे, 9वीं में। लेकिन जब हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में योग्यता भी है, थोड़ी विश्वास पैदा करना है, हमने उस पूरी शिक्षा स्तर को प्रणाली को चेंज करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसमें पहले चरण में हम इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू करने जा रहे हैं अगले एकेडमिक सेशन से, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला अच्छा नहीं। उसका पूरी व्यवस्था को इस एकेडमिक सेशन में आपको परिवर्तन दिखेगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, इतना बुरा हाल है, कैजुअलिटी में जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा होता है। हम उसमें भी सुधार कर रहे हैं, लेकिन इस सब के लिए धन की जरूरत है, और धन के साथ जनबल की जरूरत है।
हम आगे आपके काम करेंगे, ये हमारा वादा है। हम जानते हैं कि हमने कैसे आगे करना है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, लेकिन वो तभी सफल हो सकता है जब जनता की ताकत उसके साथ खड़ी हो। तो क्या आप इस ताकत को हमारे साथ खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये मैं तो हाथ खड़ा करने को बोला ही नहीं। फिर भी आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार रहना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल का भविष्य सुनहरा होगा। और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अब वो ऋषिकेश गए, कुछ ध्यान लगाकर अगर योगा करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हमने गलती की है। और जो गलती करता है उसे पता है कि किस प्रकार की गलती की है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो अगला चुनाव होगा, जिसमें ये 6 लोग दोबारा चुनाव में जाएंगे, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अगर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो दोबारा चुनाव जाएंगे तो इनके विधानसभा के क्षेत्र के लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि 1.5 साल पहले हमने चुनकर भेजा था, आपने अपनी पार्टी के साथ क्यों गद्दारी की? ये लोग उस विधानसभा क्षेत्र के पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे धनीराम शांडिल जी ने कुछ मांगे रखी है, काफी साल से यहाँ पार्किंग की समस्या है, पीछे जगह है, और हम इस पार्किंग की समस्या का समाधान भी करेंगे। और उसके लिए तकरीबन इसका काम शुरू हो जाएगा और उसमें मैं 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। हमारे इंडोर स्टेडियम की बात कर्नल धनीराम शांडिल जी ने की। युवा वर्ग है, सबसे वरिष्ठ मंत्री है हमारे, इनको हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों दिया? इसलिए दिया कि जिनकी हेल्थ इस उम्र तक अच्छी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा है। तो ये बताएंगे कि मैं कैसे हेल्थ हमारी अच्छी है। इन्होंने युवाओं के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे यहाँ नशा है। कई बार मेरे पास आकर विधानसभा में बात करते हैं कि हमें को युवाओं के लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाना चाहिए। इन्होंने जो कहा है उसके लिए भी मैं 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। बाकी जो इन्होंने कही है उसमें कई जगह डीपीआर बननी है, काफी जगह बननी है। जो भी ये कहेंगे समय के अनुसार, जैसे और जेब भी चाहिए ना, तो जैसे ही जेब में पैसा आएगा और भी योजनाएं आपकी पूरी करेंगे। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।